हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड, टारगेट सीटेट 2022 ईवीएस की हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। और इससे पिछली क्लास में हमने संतुलित भोजन में आपके विटामिन के बारे में पूर्ण रूप से आपको बताया हुआ था। आज की क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पर हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कौन से जो तत्व हैं वो मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा, और दूसरा होता है वसा, जो सर्वाधिक मात्रा में हमें ऊर्जा देता है। ठीक है, इससे पहले हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था, कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है और किस विटामिन से कौन सा रोग होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूर्ण जानकारी। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्वेश्चन बनते हैं ये भी हम आपको बीच बीच में बताते चलेंगे। ठीक, तो देखते हैं कि मानव शरीर को यदि तुरंत ऊर्जा चाहिए तो वो किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने वाला तत्व कौन सा होता है, मतलब तुरंत ऊर्जा देने वाला तत्व कौन सा है? तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे होती है? हमारी वसा से, जो हमारी त्वचा के अंदर एकत्रित रहती है। ठीक है, यह मानव शरीर की कुल ऊर्जा का, मतलब जितना मानव शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, मान के चलिए 100% यदि ऊर्जा मानव शरीर को मिलती है तो उसका 50 से 75% भाग जो है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। तो याद रखना, मानव शरीर को तुरंत ऊर्जा, जैसे एक खिलाड़ी है, ठीक है, तो वो खेल में उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसको तुरंत ऊर्जा चाहिए, तो वो किससे प्राप्त होगी? उसे कार्बोहाइड्रेट से। और इसके लिए उसे ग्लूकोज वगैरह का सेवन करना चाहिए जिससे तुरंत उसे ऊर्जा मिल सके। ठीक है, और मानव शरीर की कुल ऊर्जा का 50 से 75% भाग जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट दिया गया है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन क्या आता है कि एक धावक जो है वो ट्रैक पर दौड़ने से पहले व एक खिलाड़ी खेलने से पहले तुरंत ऊर्जा के लिए पोषक पदार्थ के रूप में किस तत्व का सेवन करता है? तो वो तत्व हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब आपको ऑप्शन में वसा भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत ऊर्जा की यदि बात करता है तो आपको कार्बोहाइड्रेट लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट को मानव शरीर के अंदर ग्लूकोज के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, ना कि डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार के होते हैं, तो ये भी हम अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो मानव शरीर के अंदर एक क्वेश्चन बना हुआ था कि जो ग्लूकोज होता है वो किस रूप में मतलब जो ग्रहण किया जाता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में ग्रहण होता है? तो वो ग्लूकोज के रूप में मानव शरीर में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे सरल जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा ग्लूकोज ही होता है। और जो सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है, जिसे हम शर्करा कहते हैं। तो ग्लूकोज क्या है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट। यदि आपसे पूछता है कि क्या है तो वो ग्लूकोज है। अब आपके ऑप्शन में दे देंगे कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑप्शन में दे देंगे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्लूकोज जो है वो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट है, कभी कभी ये परसेंट पूछ लिया जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो CHO से मिलकर बना होता है। अब इसका अनुपात पूछा जाता है कि कितने अनुपात से, तो 1:2:1 से होगा। यहाँ 1:2:1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है कार्बन, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, ठीक है, से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सामान्य मनुष्य का एक क्वेश्चन पिछली बार काफ़ी मात्रा में पूछे गए थे। क्वेश्चन बना था कि जो एक सामान्य मनुष्य होता है उसको प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो आगे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है? तो 200 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। फिर दिया है, जो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है ये हमने देख लिया क्या होता है, ग्लूकोज। और स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे, इसीलिए इन्हें शर्करा कहा जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का स्रोत नहीं है, या कौन सा सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का स्रोत है? तो आपको याद रखना है, सभी अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में चावल हो गया, मक्का, गेहूँ, ठीक है, इन सभी में पाया जाता है। लेकिन यदि सबसे ज़्यादा पूछता है कि अनाजों में सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस अनाज में पाया जाता है, तो चावल में। ठीक है, नेक्स्ट, सभी फलों में, चाहे आपका केला हो, आम हो, अंगूर हो, सभी में क्या पाया जाता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट। शुष्क फल हों या फिर रसदार फल हों, सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है वो केले से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सभी सब्जियों में, ठीक है, आलू, टमाटर, मटर, गोभी, सभी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो आलू में मिलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक मोनोसैकेराइड नहीं है, या फिर शर्करा पूछ लेते हैं, जैसे कह देंगे कि गेहूं में कौन सी शर्करा पाई जाती है, दूध में कौन सी शर्करा होती है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब क्या होते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तो देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर दिया है मोनोसैकेराइड, तो यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सबसे सरल का मतलब जब सरल होते हैं तो स्वाद में कैसे होंगे, मीठे होंगे, ठीक है। जो यहाँ पर हो जाएगा बहुत सारे अणुओं के जुड़ने से बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और यह बहुत सारे अणुओं के जुड़ने से बनते हैं और यह जल में घुलनशील, मतलब जो स्वाद में मीठे होते हैं वो जल में तो घुलेंगे ही, ठीक है। और जो स्वाद में मतलब आस्वाद, मतलब जिनका कोई स्वाद नहीं होता है, वो कैसे होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जो मोनोसैकेराइड होते हैं और डाइसैकेराइड दोनों ही जल में घुलनशील और स्वाद में मीठे होते हैं। इस कारण से इन दोनों को ही शर्करा कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक शर्करा नहीं है, तो पॉलीसैकेराइड जो होता है शर्करा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये स्वाद में मीठे नहीं होते और ये दोनों ही स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, शर्करा होते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है या नहीं है, तो याद रखना है आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज जो होते हैं ये मोनोसैकेराइड के उदाहरण हैं। आप इसकी किसी भी तरह से ट्रिक बना करके याद कर लें या फिर जैसे भी याद हो, इससे क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, पूछा जाता है कभी कभी कि निम्न में से किस पदार्थ में कौन सी शर्करा पाई जाती है या किस तत्व में कौन सी शर्करा मिलती है। जैसे कह देंगे कि अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है, आपको ऑप्शन में दे देंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, तो वहाँ पर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जब एक से ऑप्शन हमें देखते हैं तो हम वहाँ गलत भी ऑप्शन लगा सकते हैं। तो आपको याद रखना है अंगूर में ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है और ग्लूकोज कैसे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, इस कारण से इन्हें शर्करा कहा जाता है, ठीक। रक्त जो होता है हमारा ब्लड, इसमें भी ग्लूकोज शर्करा होती है। फल और शहद जो होती है इसमें फ्रक्टोज शर्करा होती है और आपको पता होगा कि जो फ्रक्टोज होती है सबसे मीठी शर्करा मानी जाती है, ठीक है। लकड़ी जो होती है इसमें मैनोज शर्करा होती है। डीएनए तो सभी को पता होगा डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि प्रकृति के अंदर यदि आपसे पूछता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है तो वो फ्रक्टोज है। यहाँ पर याद रखना सबसे मीठी शर्करा की बात करता है तो फ्रक्टोज है, जबकि सबसे मीठा पदार्थ की बात करता है तो वो सैकेरिन है, ठीक है। क्या है, सैकेरिन है। अब यहाँ पर दिया है कि जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज की तुलना में जो सैकेरिन होता है वो 500 से 700 गुना अधिक मीठा होता है, लेकिन ये पदार्थ है, जबकि मीठी शर्करा यदि पूछता है तो वो फ्रक्टोज होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं डाइसैकेराइड क्या होता है, तो जो डाइसैकेराइड है यह मोनोसैकेराइड के 2 से 7 अणुओं के जुड़ने से बनता है, ठीक है। किससे, मोनोसैकेराइड के जब छोटे छोटे जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर के बनाएगा क्या, ठीक है, तो ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाता है, माल्टोज बनाता है। इसी तरह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मतलब जब 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड के अणु जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, वो डाइसैकेराइड बनाएंगे और यह भी जल में घुलनशील, स्वाद में मीठे होते हैं, इसीलिए इसे भी क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। अब इसका याद रखना उदाहरण माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ठीक है। इसकी ट्रिक बना लें इस तरह से, मासूले इस तरह से याद रखेंगे, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ये क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है या फिर है। जब आपको याद रहेंगे तो आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। अब यहाँ पर जब जो डाइसैकेराइड है ये 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड से बनते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो सुक्रोज होता है किन 2 मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलकर बना होता है, तो आपको याद रखना है तीनों। माल्टोज जो होता है इसमें ग्लूकोज का एक अणु ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर क्या बनता है हमारा, माल्टोज। सुक्रोज जो होता है एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज के अणु से मिलकर बना होता है हमारा सुक्रोज। और लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अणुओं से मिलकर के बना होता है, तो ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर भी पूछ लेंगे कि कौन सी शर्करा किस में पाई जाती है। जैसे कह दिया कि दुग्ध जो होता है हमारा दूध, इसमें कौन सी शर्करा होती है, तो लैक्टोज मोस्ट इंपोर्टेंट। गन्ने में सुक्रोज शर्करा मतलब चीनी, मीठे पदार्थों में सुक्रोज शर्करा होती है। और बीजों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो माल्टोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना आप। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, तो यह सबसे जटिल होते हैं। कैसे, सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जो जल में अघुलनशील मतलब घुलते नहीं हैं, और जब जल में घुलनशील नहीं है तो स्वादहीन होते हैं। और जो जल में घुलनशील होते हैं वो कैसे होते हैं, मीठे होते हैं और उन्हें शर्करा कहते हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण पूछ लेते हैं कभी कभी कि निम्न में से पॉलीसैकेराइड का उदाहरण कौन सा है, तो आपको याद रखना है जो सेलुलोज होता है, स्टार्च और मंड, ग्लाइकोजन और काइटिन। आपने पढ़ा होगा जो सेलुलोज होता है पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। स्टार्च एवं मंड जो होता है इसमें
जो वनस्पति होते हैं उनका भोजन किस रूप में संचित होता है, हमारे स्टार्च या मंड के रूप में। और जो जीव जंतु होते हैं उनका भोजन किस रूप में संचित होता है, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो जितने भी हमने यहाँ पर आपको पॉइंट बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज, पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और जो वनस्पतियां हमारी होती हैं, पेड़ पौधे, इनका भोजन किस रूप में संचित होता है इनके शरीर में, तो स्टार्च और मंड के रूप में। जो जीव जंतु हैं इनका भोजन किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और जो कवक हमारे होते, जो फंजाई होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और आपसे पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्वाद में या स्वादहीन होता है, या जिसका कोई स्वाद नहीं होता है, तो वो है हमारा पॉलीसैकेराइड, और यह सबसे जटिल होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कभी कभी पूछ लेता है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से पूछे तो मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाता है। ठीक है, कमी से। और यदि अधिकता से पूछता है तो मोटापा आ जाता है। क्या, मोटापा आ जाता है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से। ठीक है, तो ये हुआ आज कार्बोहाइड्रेट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विटामिन। जिसने भी ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं जरूर देखें, और इससे पहले हमारे 20 वीडियो हो चुके हैं। जिसने भी वो नहीं देखे हैं एक बार देखें, क्योंकि आपके सीटेट के लिए ये सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी बेसिक से यहाँ पर तैयारी कराई गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में या तो वसा देखेंगे या प्रोटीन। ठीक है, एक एक करके हम सारे टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।